हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीमारियों और उनके इलाज से संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। मानव जीवन का आधारभूत तत्व है और बीमारियां इस तत्व को प्रभावित करती हैं। प्राचीन काल से ही मानव बीमारियों से जूझता आया है और इनके इलाज के लिए विभिन्न उपाय अपनाता आया है। समय के साथ चिकित्सा विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और आज हमारे पास विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज उपलब्ध है। आज के इस वीडियो में हम बीमारियों और उनके इलाज के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेडिकल क्षेत्र में प्लस का निशान क्या दर्शाता है? अस्पतालों, नर्सिंग होम, चिकित्सा क्लिनिक, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस, दवा बिकने का जगह, मेडिकल कैंप समेत अन्य स्थानों पर लाल रंग का प्लस का यह निशान बताता है कि यहाँ चिकित्सा संबंधी बात की जा रही है, यानी चिकित्सा से जूझ हर व्यक्ति इस रेड क्रॉस निशान का उपयोग करता है। दरअसल कहीं भी रेड क्रॉस का चिन्ह देखकर लोग यह तो समझ जाते हैं कि चिकित्सा संबंधी मामला है, लेकिन इस चिन्ह का ही प्रयोग क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में रेड क्रॉस यानी कि लाल रंग का प्लस इसलिए प्रयोग में लाया जाता है ताकि इमरजेंसी समय में इससे जल्दी पहचान लिया जाए। चिकित्सा क्षेत्र में इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे का वजह क्या है? चिकित्सा में रेड क्रॉस निशान का प्रयोग रेड क्रॉस नाम के स्वैच्छिक संगठन के कारण किया जाता है। रेड क्रॉस संगठन की स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हेनरी डुनेंट और गुस्ताव मोनियर ने 1863 में स्थापित की थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध के समय घायलों का उपचार करना था। इस संगठन के लोग चिन्ह रेड क्रॉस के कारण आसानी से पहचाने जाते थे और उन्हें युद्ध में आसानी से जाने दिया जाता था। इस संगठन ने कई युद्धों में घायलों का उपचार भी किया है। तब से चिकित्सा के क्षेत्र में रेड क्रॉस का प्रयोग होने लगा। इसका लाभ यह हुआ कि अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है तो लाल प्लस का निशान देखकर आसानी से समझ जाता है कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी बात है। सड़क पर एम्बुलेंस जब मरीज लेकर निकलती है तो इस चिन्ह को देखते ही लोग अलर्ट हो जाते हैं और उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। चिकित्सा क्षेत्र के श्लोक सर्वे भवन्तु सुखिनः का क्या अर्थ है? श्लोक सर्वे भवन्तु सुखिनः एक संस्कृत श्लोक है जो सांसारिक शुभकामनाओं का अर्थ है। इसका अनुवाद है सभी सुखी हों। यह श्लोक विभिन्न परिस्थितियों में दुख की जगह सुख और शांति का प्रार्थना करता है। चिकित्सा क्षेत्र में यह श्लोक डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों के लिए भी लाभकारी हो सकता है, जो अपने मरीजों के लिए सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यह श्लोक चिकित्सा समुदाय में प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। बीमारियों का वर्गीकरण। बीमारियों को मुख्यतः दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियां। संक्रामक बीमारियां वे हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। इन बीमारियों का मुख्य कारण वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और परजीवी होते हैं। कुछ प्रमुख संक्रामक बीमारियां निम्नलिखित हैं। वायरल बीमारियां जैसे इन्फ्लुएंजा, डेंगू, HIV या जिसको हम एड्स बोलते हैं। दूसरा है बैक्टीरियल बीमारियां जैसे तपेदिक, TB, निमोनिया, टाइफाइड। फंगल बीमारियां जैसे कैंडिडाइसिस, एथलीट्स फुट। परजीवी बीमारियां जैसे मलेरिया, अमीबियासिस। गैर संक्रामक बीमारियों की अगर हम बात करें तो गैर संक्रामक बीमारियां वे हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। इनमें प्रमुख हैं दिल की बीमारियां जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसको हृदयाघात भी बोल सकते हो, मधुमेह, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर जैसे स्तन कैंसर, फेफड़े का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। मानसिक बीमारियां जैसे अवसाद, चिंता विकार। अनुवांशिक बीमारियां जैसे हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। बीमारियों के कारण कई होते हैं जिनमें प्रमुख हैं जैविक कारण। इसमें आते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और परजीवी। पर्यावरण कारण में आते हैं हमारे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, रासायनिक प्रदूषण। अनुवांशिक कारण में आते हैं हमारे जेनेटिक म्यूटेशन, वंशानुगत विकार। जीवन शैली संबंधी कारण हो सकते हैं जैसे कि अस्वस्थ खान पान, शारीरिक निष्क्रियता, धूम्रपान, शराब का सेवन। बीमारियों की रोकथाम। बीमारियों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। स्वच्छता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता का पालन करना चाहिए। टीकाकरण, बच्चों और वयस्कों के लिए आवश्यक टीकों का समय पर सेवन करना चाहिए। स्वास्थ्य जांच,
नियमित स्वास्थ्य जांच से बीमारियों का प्रारंभिक चरण में पता लगाया जा सकता है और उसके मुताबिक उसका इलाज किया जा सकता है। संतुलित आहार और व्यायाम, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। धूम्रपान और शराब से परहेज, धूम्रपान और अत्यधिक शराब सेवन से बचना चाहिए, यह बीमारियों का जड़ होता है। बीमारियों की इलाज कैसे करना चाहिए? बीमारियों के इलाज के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख है औषधीय इलाज। यह सबसे सामान्य और तरीका है। इसमें विभिन्न प्रकार की दवाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज में किया जाता है, एंटीवायरल्स वायरल संक्रमण के इलाज में, एंटीफंगल्स फंगल संक्रमण के इलाज में, एंटीपैरासिटिक्स परजीवी संक्रमण के इलाज में, और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक्स सूजन और दर्द के इलाज में किया जाता है। शल्य चिकित्सा सर्जरी, जब दवाओं से इलाज संभव नहीं होता तो सर्जरी का सहारा लिया जाता है। इसमें शरीर के किसी अंग को हटाना, ठीक करना या बदलना शामिल होता है, जैसे हार्ट सर्जरी, ब्लॉकेज हटाने या पेसमेकर लगाने के लिए, ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी, कैंसर ट्यूमर को निकालने के लिए, आर्थोपेडिक सर्जरी, हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं के इलाज के लिए। चिकित्सा विज्ञान में नवीनतम प्रगति, चिकित्सा विज्ञान में हाल ही में कई नवीनतम प्रगति हुई है, जैसे जेनेटिक थेरेपी, आनुवांशिक विकारों के इलाज के लिए किया जाता है, नैनो मेडिसिन, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर दवाओं का वितरण किया जाता है, इम्यूनोथेरेपी, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर कैंसर और अन्य बीमारियों का इससे ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है उपचार के वैकल्पिक तरीके क्या हैं। आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ कई वैकल्पिक उपचार पद्धतियां भी प्रचलित हैं, जैसे आयुर्वेद, प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति जिसमें जड़ी बूटियों और प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। होम्योपैथी, इसमें अत्यंत पतला किया गया औषधीय पदार्थ उपयोग में लाया जाता है। योग और ध्यान, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान का अभ्यास किया जाता है। एक्यूपंक्चर, चीन की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति जिसमें शरीर के विभिन्न बिंदुओं पर सुइयां चुभाई जाती हैं, इसको हम एक्यूपंक्चर सिस्टम भी कहते हैं। बीमारियां, उनके लक्षण, कारण, इलाज और दवा, इसके ऊपर में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम संक्रामक बीमारियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम क्षय रोग बोलते हैं या आप टीबी भी बोल सकते हैं। इसके लक्षण होते हैं लंबे समय तक खांसी, खून आना, वजन घटना, रात को पसीना आना। इसके कारण हो सकते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। इसके लिए इलाज होता है एंटीबायोटिक्स, लंबी अवधि का इस उपचार होता है। दवा इसके लिए होता है रिफाम्पिसिन या आइसोनिजाइड। मलेरिया, इसके लक्षण होते हैं बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द। इसके कारण होते हैं प्लाज्मोडियम परजीवी या मच्छर के काटने से। इसके इलाज होते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स इसको होते हैं, दवा इसको दिए जाते हैं, जैसे क्लोरोक्विन या अर्थेमिसिसिन। नेक्स्ट है HIV या जिसको एड्स बोलते हैं। इसके लक्षण होते हैं प्रारंभिक चरण में फ्लू जैसे लक्षण, बाद के चरण में संक्रमण से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। इसके कारण होते हैं मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसको HIV बोलते हैं। इसके इलाज होते हैं एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको ART भी बोलते हैं, या इसके लिए दवा होता है, दवा इसके इलाज के लिए दिया जाता है जिडोविडिन टेनोफॉयर। नेक्स्ट है गैर संक्रामक बीमारियों की अगर हम बात करें, जैसे हृदय रोग है। इसके लक्षण होते हैं सीने में दर्द, सांस की तकलीफ, धड़कन का असामान्य होना। इसका कारण होता है उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, मोटापा। इलाज जीवन शैली में परिवर्तन, दवाएं, सर्जरी। दवा होता है इसका एस्पिरिन, स्टेटिन्स। मधुमेह डायबिटीज जिसको बोलते हैं, इस बीमारी के लक्षण होते हैं बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, वजन घटाना या थकान महसूस करना। इसके कारण हो सकते हैं इंसुलिन का उत्पादन कम या उसका सही उपयोग न होना। इलाज स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और दवाएं। दवा इसका होता है मेटफॉर्मिन या इंसुलिन, इस बीमारी में दिए जाते हैं डायबिटीज में। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर के लक्षण होते हैं गांठ बनना, अनियंत्रित वजन घटना, थकान, त्वचा में परिवर्तन। इसके कारण हो सकते हैं आनुवांशिक परिवर्तन या कार्सिनोजेन जैसे तंबाकू विकिरण।
इसके इलाज होते हैं दोस्तों कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी। दवा इसके लिए 2-3 प्रकार के दिए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं चेमोथेरेपिटिक्स एजेंट्स, टारगेटेड थेरेपी, ड्रग्स। बीमारियां और उनके आयुर्वेदिक दवाएं। आयुर्वेद के अनुसार कई बीमारियों के उपचार और प्रतिकारी उपाय प्राकृतिक और आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से किया जा सकता है। यहाँ कुछ आम बीमारियां और उनके आयुर्वेदिक उपचार दिए जा रहे हैं। आप लिस्ट में देख रहे हैं बीमारियां और उनके आयुर्वेदिक दवाएं। जुकाम और सर्दी के लिए जैसे तुलसी, गुड़ची और अदरक का सेवन करना चाहिए। पेट की समस्याओं के लिए अजवाइन, सौंठ और धनिया का उपयोग करना चाहिए। मांसपेशियों में अगर दर्द है तो महानारायण तेल से मालिश करें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अश्वगंधा, ब्राह्मी और जटा मानसी का सेवन करना चाहिए। डायबिटीज के लिए करेला और नीम के पत्ते का रस पीना चाहिए। गठिया बीमारी में गुड़ची, अश्वगंधा और गुग्गुल का सेवन करना चाहिए। त्वचा संबंधी अगर समस्याएं हो तो नीम, आंवला और मुलेठी का उपयोग करें। या पाचन संबंधी कोई बीमारियां हो तो हरी इलायची, जीरा और सौंफ का सेवन करना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि यह उपचार केवल सामान्य सुझाव हैं और किसी भी बीमारी के लिए उपचार के रूप में उपयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना अत्यंत आवश्यक है। थकान और कमजोरी दूर करने के घरेलू उपाय इसके हैं हेल्दी डाइट लें। अगर आपको हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती है तो पौष्टिक आहार लें। हाइड्रेटेड रहें। शरीर में पानी की कमी की वजह से भी थकान और कमजोरी हो सकती है। खजूर का सेवन बताया गया है। एक्सरसाइज करना चाहिए और पर्याप्त नींद लेना चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र में भारत सरकार की योजनाएं क्या है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। भारत सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। यहाँ कुछ मुख्य योजनाओं का उल्लेख है। आयुष्मान भारत, यह योजना भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है इसी में नवभारत निःशुल्क दवा योजना। इस योजना के तहत निःशुल्क दवाओं की व्यापक वितरण और पहुंच सुनिश्चित की जाती है, जिससे गरीब और असहाय लोगों को उचित चिकित्सा सेवाएं प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट है इसी में आता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इस योजना का उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना बड़े पैमाने पर उच्च चिकित्सा खर्च को कवर करने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय तबीयत मिशन, यह योजना मात्रात्मक और मानवीय संसाधनों के प्रबंधन को सुधारने के लिए उत्साहित करती है, साथ ही बीमारियों के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य करती है। चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान का योगदान क्या है? चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। विज्ञान ने चिकित्सा क्षेत्र में अनेक प्रकार के विकास किए हैं जो रोगों के निदान, उपचार और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करते हैं। निदान और डायग्नोस्टिक्स, जांच और निदान। विज्ञान ने उन्नत जांच प्रक्रियाओं का विकास किया है, जैसे कि इमेजिंग तकनीकों, जेनेटिक टेस्टिंग और बायोमार्कर्स, जो रोग के निदान में मदद करते हैं। उपचार और दवाओं का विकास। विज्ञानी अनुसंधानों के परिणामस्वरूप नई और प्रभावी चिकित्सा उपचार तकनीकों, दवाओं और खाद्य संशोधकों का विकास हुआ है। चिकित्सा तंत्रिका शास्त्र, जिसको हम सर्जरी बोलते हैं, ये क्या चीज़ है? विज्ञान ने सर्जरी क्षेत्र में भी अद्वितीय प्रगति की है, जिसमें रोबोटिक सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी और लेजर सर्जरी जैसी नई तकनीकें शामिल हैं। जीनेटिक्स और जीन थेरेपी। जीनेटिक्स के उन्नत अध्ययन और जीन थेरेपी के विकास से वैज्ञानिकों को रोगों के जीनेटिक कारणों को समझने और उनका इलाज करने में मदद मिली है। चिकित्सा तंत्रिका शास्त्र का समर्थन में विज्ञानी तकनीकों के साथ इम्प्लांट्स, प्रोटीजेसिस और तंत्रिका सहायता उपकरणों का विकास किया गया है। चिकित्सा गवर्नेंस और प्रबंधन। विज्ञान ने चिकित्सा प्रबंधन की प्रक्रियाओं को भी सुधारा है, जैसे कि रोग प्रबंधन, स्वास्थ्य नीतियों का विकास और चिकित्सा सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को संवारने में। बीमारियों के इलाज के लिए कुछ सरकारी अस्पताल
के हम सूची दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। कुछ दिल्ली में वीडियो पोस्ट करके आप आराम से देख सकते हैं। भारत में कई सरकारी अस्पताल हैं जो बीमारियों के इलाज के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सरकारी अस्पतालों की सूची ये है, जैसे एम्स है दिल्ली में, सफदरजंग अस्पताल है नई दिल्ली में, लोक नारायण जयप्रकाश नारायण हृदयालय है नई दिल्ली में, कलावती सर्वोपचार संस्थान है मुंबई में। इस तरीक़े से ये कुछ लिस्ट नहीं है, तो थोड़े से लिस्ट हैं, और बाकी अगर और अच्छे अस्पतालों की और जानकारी लेना है तो आप अपने वेबसाइट से ले सकते हैं। यह केवल कुछ ही हैं। अन्य सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भी सूची है जो भारत में उपलब्ध हैं। यहाँ आपके निकटतम क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों की जानकारी के लिए स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट या स्थानीय सरकारी निर्देशालय से संपर्क कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ मेडिकल रिलेटेड इशू अगर हो गए, इंडिया का ये नंबर है। जैसे इमरजेंसी सर्विस, चाहे पुलिस, फायर या एम्बुलेंस के लिए 112 नंबर डायल करते हैं। कोविड-19 के लिए हमारे नेशनल हेल्पलाइन नंबर था 1075। सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। उसी तरह से पॉइजन कंट्रोल के लिए आपको नंबर ये भी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई अगर हेल्पलाइन आपको चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर तो आपके सामने है ना। उसी प्रकार से वुमेन्स हेल्पलाइन के लिए भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए 1091 है, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए 181 है, और चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098 है। ये नंबर आप वीडियो को पोस्ट करके आप इसका नंबर ले सकते हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो बीमारियां मानव जीवन का अभिन्न अंग हैं, और इनसे निपटने के लिए चिकित्सा विज्ञान में निरंतर प्रगति हो रही है। संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों के उपचार के लिए विभिन्न पद्धतियां उपलब्ध हैं जो मानव जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्वच्छता, टीकाकरण, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम बीमारियों से बच सकते हैं। नवीनतम चिकित्सा प्रगति और वैकल्पिक उपचार पद्धतियां भी बीमारियों के इलाज में महत्वपूर्ण हैं। समग्रता में चिकित्सा विज्ञान और मानव की जागरूकता ही बीमारियों से लड़ने और स्वस्थ जीवन जीने का आधार है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो आप लोगों को काफ़ी रुचि लगे होंगे। जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के बीच में मेरे वीडियो को भी शेयर कर दिया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।